सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ रंजन कुमार। हम लोग रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म के लेक्चर 3 में पहुंच चुके हैं, जहां पे आज हम लोग चैप्टर को फिनिश करेंगे। इससे पहले लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में हम लोग पढ़े थे। पहला लेक्चर में तो हम लोग पढ़े थे रिप्रोडक्शन और लाइफ स्पैन के बारे में। सेकेंड लेक्चर में हम लोग टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़े। आज हम लोग पहुंच चुके हैं लास्ट टॉपिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में और चैप्टर को खत्म करेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, जैसा कि मैंने आप लोग से प्रॉमिस किया था कि हम लोग इसके बाद करना था एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन, उसके बाद पीवाईक्यू। तो आइए आज चैप्टर को खत्म करते हैं, उसके बाद हम लोग करेंगे एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन और पीवाईक्यू। तो आज का हम लोग का टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या टॉपिक है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसके बारे में हम लोग पहले भी डिस्कस किए थे, लेकिन आज फिर से डिस्कस करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। टॉपिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, एक बार इसको फिर से रिवीजन करते हैं। इसका क्या होता है बच्चों, हम लोग क्या बात करते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होता है? बाई पेरेंटल होता है। कैसा होता है? बाई पेरेंटल। बाई पेरेंटल का मतलब क्या सर? बाई पेरेंटल का मतलब बाबू कि इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू पेरेंट्स। क्या होता है? इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू पेरेंट्स, मतलब कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। गैमेट का फॉर्मेशन होता है, मतलब कि गैमेटोजेनेसिस होगा। फ्यूजन ऑफ जायगोट, मतलब कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आएंगे, उसके बाद दोनों का फ्यूजन होगा, उसके बाद जायगोट एम्ब्रियो आगे का प्रोसेस चलेगा। तो इसको इस किस में आता है? ये सब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। अब बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, तो इसमें दो चीज हम लोग को पढ़ना है जो इंपॉर्टेंट है। उसमें है एक तो है सीजनल ब्रीडर और दूसरा क्या है? पहला तो है सीजनल ब्रीडर और दूसरा क्या है? कंटिन्यूअस ब्रीडर। तो बात करें अगर सीजनल ब्रीडर का, तो सीजनल ब्रीडर क्या होता है? जो किसी पर्टिकुलर सीजन में ब्रीड करे, जो किसी पर्टिकुलर सीजन में ही रिप्रोडक्शन कर पाए, उसको क्या बोलेंगे? सीजनल ब्रीडर। जैसे कि हम लोग एग्जांपल का बात करें तो डॉग्स और बर्ड्स, ये दोनों किसका एग्जांपल है? सीजनल ब्रीडर का। मतलब कि जो किसी एक पर्टिकुलर सीजन में ही ब्रीड कर पाएंगे, किसी पर्टिकुलर सीजन में ही रिप्रोडक्शन इन लोग कर पाते हैं, उसको बोलते हैं सीजनल ब्रीडर। एग्जाम्पल क्या है? डॉग एंड बर्ड्स। दूसरा आता है कंटिन्यूअस ब्रीडर। दूसरा क्या आएगा? कंटिन्यूअस ब्रीडर। सर कंटिन्यूअस ब्रीडर क्या होता है? कंटिन्यूअस ब्रीडर होता है कि जो थ्रू आउट द ईयर रिप्रोड्यूस कर पाए। जैसे ह्यूमंस का बात करें तो ऐसा तो है नहीं कि एक स्पेसिफिक टाइम है कि जो भी बच्चा पैदा होगा वो बस फरवरी में होगा या फिर जून में होगा या फिर सितंबर में होगा। थ्रू आउट द ईयर रिप्रोडक्शन होता है। तो ह्यूमन के केस में कैसा होता है? कंटिन्यूअस ब्रीडर। कंटिन्यूअस ब्रीडर का मतलब द एनिमल्स या द ऑर्गेनिज्म हु कैन रिप्रोड्यूस थ्रू आउट द ईयर इज कॉल्ड एज कंटिन्यूअस ब्रीडर। तो दो टाइप का पढ़े हम लोग, सीजनल ब्रीडर और कंटिन्यूअस ब्रीडर। मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, अगर बात करें मैमल्स में, अगर बात करें मैमल्स में, तो मैमल्स में क्या देखने को मिलता है? दो टाइप का साइकिल देखने को मिलता है। अगर बात की जाए मैमल्स में, तो मैमल्स में दो टाइप का साइकिल देखने को मिलता है। पहला क्या है? मेंस्ट्रुएशन साइकिल। पहला क्या है? मेंस्ट्रुअल साइकिल। और दूसरा क्या है? ओस्ट्रस साइकिल। दो टाइप का जो साइकिल है वो क्या क्या है? पहला तो है आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल और दूसरा क्या है? ओस्ट्रस साइकिल। आपको दिख रहा होगा कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो प्राइमेट्स में देखने को मिलता है। कहाँ देखने को मिलेगा? प्राइमेट्स में। वहीं ओस्ट्रस साइकिल का बात करें तो कहाँ देखने को मिलेगा? नॉन प्राइमेट्स में। तो प्राइमेट्स कौन है सर? प्राइमेट्स क्या है? आपको दिख रहा होगा ह्यूमन, मंकी एंड नॉन प्राइमेट्स की अगर बात करें तो कौन सा हो जाएगा आपका? जैसे रैबिट वगैरह क्या हो जाएगा? ये सब नॉन प्राइमेट्स हो जाएगा। आगे मूव करते हैं कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा उसमें क्या होगा और जो ओस्ट्रस साइकिल होगा उसमें क्या होगा। तो आपको दिख रहा होगा कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होता है? शेडिंग ऑफ इंडोमेट्रियल लाइनिंग। शेडिंग ऑफ इंडोमेट्रियल लाइनिंग। वहीं पे अगर बात करें ओस्ट्रस साइकिल में तो इसमें नो शेडिंग होता है, इसमें शेडिंग नहीं होता है, ना ब्लीडिंग वगैरह होता है। वहीं अगर बात की जाए मेंस्ट्रुअल साइकिल में तो यहाँ पे क्या होता है? प्रॉपर ब्लीडिंग होता है, प्रॉपर एक साइकिल चलता है 28 डेज का, जिसको हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन में अच्छे से पढ़ेंगे। अभी तो बस इतना ध्यान रखना है कि दो टाइप का साइकिल होता है। एक होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल जिसको प्राइमेट्स में देखने को मिलता है, दूसरा क्या होता है? ओस्ट्रस साइकिल, जो कहाँ पे देखने को मिलता है हम लोग को? नॉन प्राइमेट्स में। अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल का बात की जाए तो वहाँ पे शेडिंग ऑफ इंडोमेट्रियल लाइनिंग होता है, जिसके कारण क्या होता है? ब्लीडिंग होता है। वहीं बात की जाए ओस्ट्रस साइकिल का तो यहाँ पे नो पीरियोडिक शेडिंग होता है, जिसके कारण क्या होता है? कोई ब्लीडिंग नहीं होता है। मूव करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हम लोग का? नेक्स्ट टॉपिक है स्टेप्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। स्टेप्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो क्या क्या स्टेप्स है जो कि एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है? तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में
3 स्टेप्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 3 स्टेप्स में पूरा होता है। तो वो कौन कौन सा स्टेप्स है? पहला क्या है? प्री फर्टिलाइजेशन। क्या है? प्री फर्टिलाइजेशन। उसके बाद क्या आएगा? फर्टिलाइजेशन। उसके बाद क्या आएगा? पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो सर ये तीनों क्या क्या है बाबू? जो फर्टिलाइजेशन के पहले का प्रोसेस है, जैसे कि गैमेट का फॉर्मेशन। फर्टिलाइजेशन मतलब क्या कि एक मेल गैमेट आएगा, एक फीमेल गैमेट आएगा और दोनों का फ्यूजन होगा। तो सर फर्टिलाइजेशन से जो पहले का प्रोसेस होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में क्या क्या आ जाएगा? गैमेट का फॉर्मेशन। आखिर गैमेट बनेगा तभी तो जाके गैमेट का फ्यूजन होगा। तो पहले क्या होगा? गैमेट फॉर्मेशन, उसको क्या बोलते हैं? गैमेटोजेनेसिस। अब सर गैमेट तो बन गया, क्या गैमेट मान लीजिए कि इस पोजीशन में बना है, यहाँ पे मेल गैमेट है, यहाँ पे फीमेल गैमेट है, क्या दोनों इतना दूर से फ्यूजन हो जाएगा? नहीं। तो दूसरा प्रोसेस क्या आएगा? दूसरा प्रोसेस जो आएगा वो होगा गैमेट ट्रांसफर। तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में अगर बात करें तो क्या क्या आएगा? गैमेटोजेनेसिस और दूसरा क्या आएगा? गैमेट का ट्रांसफर। सर ठीक है, गैमेटोजेनेसिस हो गया, गैमेट का ट्रांसफर भी हो गया, उसके बाद क्या? तो उसके बाद होगा बाबू फर्टिलाइजेशन। उसके बाद क्या होगा? फर्टिलाइजेशन। और उसके बाद क्या होगा? पोस्ट फर्टिलाइजेशन। मतलब कि फर्टिलाइजेशन में मेल और फीमेल गैमेट मिला, सिंगेमी हुआ। उसके बाद क्या कि उस मेल एंड फीमेल गैमेट बनने के बाद जो जाइगोट बना, जाइगोट से फिर एम्ब्रियो बनेगा, तो उसको किस में लिया जाएगा? पोस्ट फर्टिलाइजेशन में। तो ये देखते हैं स्टेप्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो क्या है? प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, उसके बाद फर्टिलाइजेशन इवेंट, उसके बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। तो अगर बात करें प्री फर्टिलाइजेशन में तो क्या है? गैमेटोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, गैमेट ट्रांसफर। उसके बाद इसमें क्या आएगा? फर्टिलाइजेशन। उसके बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या आ जाएगा? जाइगोट से एम्ब्रियो बनने तक का सफर, इसको क्या बोलेंगे? एम्ब्रियोजेनेसिस। मूव करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक में, स्टार्ट करते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट से। तो अगर प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में बात किया जाए तो क्या आता है? गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस क्या है? इन रिप्रोडक्शन फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। रिप्रोडक्शन गैमेटोजेनेसिस क्या है? फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, उसको क्या बोलेंगे? गैमेटोजेनेसिस। अब बात होता है कि मियोसाइट्स क्या होता है? मियोसाइट्स क्या होता है? एनसीईआरटी का वर्ड है, इंपॉर्टेंट है, नीट में क्वेश्चन आ सकता है। तो बात करते हैं कि मियोसाइट्स क्या होता है। वो मियोसाइट्स होता है डिप्लॉइड। मियोसाइट्स क्या होता है? डिप्लॉइड। जहां पे मियोसिस होके जो उसका क्रोमोसोम नंबर होता है वो हाफ होता है। तो मियोसाइट्स क्या होता है? मियोसाइट्स वो सेल होता है जिसमें मियोसिस होता है। मियोसाइट्स क्या होता है? सेल अंडरगो मियोसिस। जिससे कि अगर बात करें क्रोमोसोम नंबर यहाँ पे 2n आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ जो गैमेट बनेगा वो कितना होगा? n। यहाँ तक क्लियर है? मूव करते हैं एनसीईआरटी में आपको पेज दिखेगा जिसमें ये दिखा होगा नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स के बारे में। क्या दिखेगा आपको? नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स के बारे में दिखेगा। तो एक बार इसको हम लोग देख लेते हैं कि क्या है इसमें। बात करें कि अगर ह्यूमन बींग्स में बात करें तो इसका क्रोमोसोम कितना होता है हमारे पास? 46, 2n। डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना होता है? 46। वहीं हैप्लॉयड में अगर बात करें कितना होगा? 23। हाउस फ्लाई में अगर 12 है तो हैप्लॉयड इसका गैमेट में जो क्रोमोसोम होगा कितना होगा? 6। अगर इसका 21 है रैट का, तो इसका जो डिप्लॉयड में होगा कितना होगा? 42। तो ऐसे ही करके क्या करना है आपको? टेबल को कंप्लीट करना है और आपको याद भी रखना है कि किसका कितना क्रोमोसोम होता है। इंपॉर्टेंट क्या क्या है सर? तो इंपॉर्टेंट है बाबू ऑप्सिक्लोसम, एक फर्न है, उसका आपको याद रखना है जिसका हाईएस्ट क्रोमोसोम होता है। उसके बाद आपको याद रखना है अनियन का, ये भी इंपॉर्टेंट है। पिछले बार अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे तो उसमें क्या होता है, ये सब आपको क्रोमोसोम जो हम आपको टिक मरवा दे रहे हैं उसमें आया हुआ है। तो एक बार आप इसको देख लीजिएगा। हाउस फ्लाई और पोटैटो का और मेज का भी आया हुआ है। तो ये 3-4 क्रोमोसोम आप देख लीजिएगा। बाकी एनसीईआरटी आप एक बार देख आप फिलअप कीजिएगा तो आपको खुद ब खुद ध्यान में रहेगा कि कौन सा क्रोमोसोम किसका है। ठीक है, मूव करते हैं आगे। अगला टॉपिक है हम लोग का फेजेज इन लाइफ। अगला टॉपिक क्या है? फेजेज इन लाइफ। वो 2 फेज होता है। एक होता है अगर बात करें हम लोग का लाइफ में तो 3 फेजेज में हम लोग लाइफ को कंप्लीट करते हैं। सर कौन कौन सा है? तो पहला है जुवेनाइल फेज। पहला क्या है? जुवेनाइल फेज। उसके बाद क्या है? रिप्रोडक्टिव फेज। उसके बाद क्या है? सेनेसेंट फेज। तो क्या क्या है सब? जुवेनाइल फेज होता है कि रिप्रोडक्शन कर पाए उससे पहले का पीरियड जिसमें हम लोग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करते हैं, उस फेज को क्या बोलते हैं? जुवेनाइल फेज। उसके बाद है रिप्रोडक्टिव फेज, वो फेज जहां पे एक ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कर पाए।
उसके बाद क्या है सेनेसेंट फेज, जहाँ पे ऑर्गेनिज्म क्या होता है हार्मोन्स के कारण ओल्ड होता जाता है, बुढ़ा होता जाता है, बुढ़ापा आता जाता है। तो ये तीनों फेज हम लोग का लाइफ कंप्लीट होता है। आइए वन बाय वन कंप्लीट करते हैं। जुवेनाइल फेज पहला क्या है, जुवेनाइल फेज। जुवेनाइल फेज क्या होता है, सर्टेन पीरियड ऑफ ग्रोथ एंड मैच्योरिटी इन द लाइफ बिफोर दे कैन रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। ऐसा पीरियड जिसमें एक ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करने से पहले जो अपना ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करता है उसको क्या बोलते हैं, जुवेनाइल फेज। यही फेज को अगर प्लांट में पढ़ना हो तो क्या बोलेंगे, वेजिटेटिव फेज। तो क्वेश्चन अगर आता है कि टर्म वेजिटेटिव फेज इज यूज्ड फॉर प्लांट और एनिमल और बोथ, तो क्या होगा प्लांट्स। वहीं अगर जुवेनाइल फेज की बात करें तो किसमें यूज होता है, फॉर एनिमल्स। आगे बढ़ते हैं, देखिए इन प्लांट्स इट इज नोन एज वेजिटेटिव फेज। जुवेनाइल फेज को क्या बोलते हैं हम लोग, वेजिटेटिव फेज बोलते हैं। अगला हेडिंग है हमारा हनी बी। हनी बी मधु आपने खाया है, बहुत ही फायदेमंद होता है। तो आइए हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं कि क्या होता है। आपको तीन चीज दिख रहा होगा, क्वीन मतलब रानी है कि नहीं, और वर्कर्स और ड्रोन्स। तो आप क्या बनना चाहेंगे, क्वीन, वर्कर या ड्रोन। तो बाबू बात करते सर पहले ये तो बता दीजिए कि होता क्या। पता चला कि नाम कुछ और है और काम कुछ और है। पता चला आप तो बोल दिए क्वीन और काम कर रहा है वहां पे वर्कर का। नहीं, हम लोग पहले समझते हैं, उसके बाद आप डिसाइड कीजिएगा आपको बनना क्या है कि नहीं। बात करते हैं क्वीन और वर्कर बाबू, तो ये दोनों फीमेल होता है। क्वीन और वर्कर क्या होती है, फीमेल होती है। वहीं ड्रोन्स क्या होता है, मेल होता है। कई लड़के तो वीडियो में देख रहे होंगे, बोल रहे सर हमको क्वीन ही बना दीजिए, है कि नहीं। तो ऐसा नहीं है, क्वीन और वर्कर क्या है, फीमेल है, और ड्रोन्स क्या है, मेल है। तो बाबू इसका काम क्या होगा, क्वीन का काम क्या होगा, टू प्रोड्यूस एग। क्वीन का काम क्या होगा, एग प्रोडक्शन का। वर्कर का काम क्या होगा, जो भी क्वीन का खाना होगा, प्रोटेक्शन होगा, कौन देगा, वर्कर्स देगा। अब सर ड्रोन्स क्या करेगा, तो ड्रोन्स क्या करेगा बाबू, स्पर्म रिलीज करेगा, जिससे क्या होगा, क्वीन का एग जो देगा उससे क्या होगा, फर्टिलाइजेशन। तो तीनों का काम पता चला। क्वीन क्या करती है, एग लेइंग का काम करती है। इसका प्रोटेक्शन कौन करेगा, वर्कर्स करेगा। इसके लिए खाना कौन लाएगा, वर्कर्स लाएगा। ड्रोन क्या है, मेल है, जो कि क्या प्रोड्यूस करेगा, स्पर्म। अब बात करते हैं, जो क्वीन होती है वो दो टाइप की एग रिलीज करती है, एक तो फर्टिलाइज्ड, एक अनफर्टिलाइज्ड। दो टाइप का, एक फर्टिलाइज्ड और एक अनफर्टिलाइज्ड। तो जो फर्टिलाइज्ड एग होगा, ध्यान रखने वाली बात है, क्वेश्चन आया हुआ नीट में फिर से आएगा। तो क्या आएगा सर, कि जो फर्टिलाइज्ड एग है उससे क्या बनती है, फीमेल। जो फर्टिलाइज्ड एग है उससे क्या बनती है, फीमेल। और जो अनफर्टिलाइज्ड एग है उससे क्या बनेगा, मेल। मतलब पार्थेनोजेनेसिस का बात करें, पार्थेनोजेनेसिस टर्म होता है कि फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो जो मेल होता है बाबू वो पार्थेनोजेनेसिस से बनता है, मतलब कि कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। वहीं फीमेल का बात करें तो जो फर्टिलाइज्ड एग होगा उससे क्या बनेगी, फीमेल। और विदाउट फर्टिलाइजेशन वाला जो एग होगा उससे क्या बनेगा, मेल। अगर बात करें क्रोमोजोम नंबर का, तो वो क्वीन के पास जो फीमेल होगा उसके पास कितना होगा, क्रोमोजोम नंबर 32। वहीं अगर मेल में बात किया जाए तो मेल में क्रोमोजोम कितना होगा, 16। मेल में कितना होगा, क्रोमोजोम 16। वहीं फीमेल में कितना होगा, 32। तो जो फीमेल बनेगी वो अगर 32 की है, तो अब हमको ये बताइए कि इसमें मियोसिस होगा या फिर माइटोसिस होगा। जो इसमें होगा वो मियोसिस होगा या फिर माइटोसिस होगा। तो सर माइटोसिस और मियोसिस थोड़ा बता देते तो अच्छा रहता है कि नहीं। क्लास 11th में आप लोग ने पढ़ा होगा कि जो मियोसिस होता है बाबू, उसमें क्या होता है कि क्रोमोजोम का नंबर हाफ हो जाता है। दो सेल जब डिवाइड करते हैं, एक सेल से जब दो सेल बनता है तो क्या होता है, क्रोमोजोम का नंबर हाफ हो जाता है, उसको बोलते हैं मियोसिस। अगर क्रोमोजोम का नंबर सेम रहा उसको बोलते हैं माइटोसिस। तो जो ड्रोन्स होगा, जो मेल होगा, वो अपना जो नया स्पर्म बनाएगा, जो मेल से स्पर्म बनेगा उसमें क्या होगा, माइटोसिस से बनेगा। वहीं अगर फीमेल का बात करें तो जो स्पर्म बनेगा वो किससे बने, जो एग बनेगा वो किससे बनेगा, मियोसिस से। आप खुद देखिए ना, मियोसिस होगा तो क्या, क्रोमोजोम नंबर कितना हो जाएगा, 16। और ये अगर इसमें अगर मियोसिस होता है तो कितना हो जाएगा, क्रोमोजोम नंबर 8। तो जो फीमेल बनेगी हमारी नई वाली, उसका क्रोमोजोम कितना होना चाहिए, 32। अगर इसमें मियोसिस करवा देते हैं हम लोग तो इसका तो हो जाएगा 8, और इसमें मियोसिस करवा इसका हो गया 16। तो 16 और 8 24। तो 24 का ऐसा क्रोमोजोम है। हम लोग जानते हैं हनी बी के पास, फीमेल के पास कितना होता है, 32, और मेल के पास 16। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, वहां हम और अच्छे से समझेंगे कि कैसे किसका क्या क्या होता है।
थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया, इसमें क्या आएगा फीमेल और यहाँ पे क्या होगा मेल। देखिए क्या है, देखिए क्या है, स्लाइड को देखिए। फीमेल के पास क्रोमोसोम नंबर कितना क्रोमोसोम होगा 32, वहीं मेल के पास कितना होगा 16। ये अपना जो स्पर्म बनाएगा, वो किससे बनाएगा माइटोसिस से। माइटोसिस मतलब क्या, क्रोमोसोम नंबर सेम, क्रोमोसोम सेम रहेगा इसमें। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है मियोसिस, क्या हो रहा है मियोसिस। इसमें क्या होता है क्रोमोसोम का जो नंबर होता है वो क्या हो जाता है हाफ हो जाता है, क्रोमोसोम क्या हो जाएगा हाफ। तो देखिए 32 से 16 बना रहा है। अब यहाँ बात करें 16 से माइटोसिस करके जिसका क्रोमोसोम नंबर रहेगा वो 16 ही रहेगा। अब यहाँ पे दो टाइप का गैमेट बने, एक तो जो फीमेल बनेगी वो कैसे बनेगी फर्टिलाइजेशन के बाद, और वही मेल बनेगा वो कैसे बनेगा विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो जो एग रिलीज हुआ है 16 क्रोमोसोम वाला, उससे क्या करेगा ये 16 वाला स्पर्म आके फ्यूज करेगा, तो इससे जो फीमेल बनेगी वो क्या होगा 32 क्रोमोसोम वाला। तो जो फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है वो कैसा होता है फीमेल, और अगर यहां से सीधा एग से बन जाए मेल जो कि पार्थेनोजेनेसिस के थ्रू बनेगा उसको क्या बोलेंगे मेल। मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद जो बनता है, अगर सिंपल वर्ड में समझना चाहिए इसको हम लोग तो कैसे समझेंगे सर, आपने इतना बता दिया कन्फ्यूजन हो गया, तो सिंपल सा वर्ड में आप समझिए कि जो हनी बी की फीमेल होती है उसके पास होता है क्रोमोसोम नंबर 32 और मेल के पास होता है 16। अब वो 32 में से क्या होता है मियोसिस होता है और बनता है उसका हाफ क्रोमोसोम नंबर 16, और यही मेल के पास होता है 16। अब 16 और 16 का फ्यूजन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन जब होगा तो 32 क्रोमोसोम का बनेगा, तो 32 क्रोमोसोम किसके पास होता है फीमेल के पास, तो फर्टिलाइजेशन के बाद बनेगा फीमेल। और अगर 16 जो था 16 क्रोमोसोम जो बना था म्यूसिस के बाद एक से, अगर डायरेक्टली बन जाए उसके मेल पार्थेनोजेनेसिस के थ्रू, तो क्या होगा ये पार्थेनोजेनेसिस प्रोसेस होगा जिसके थ्रू बनेगा मेल, जिसके पास क्रोमोसोम नंबर होगा 16। वहीं पे फीमेल का बात करें तो होगा 32। बहुत देर टाइम वेस्ट हो गया इसमें, आगे मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। हनी भी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक है सेक्सुअलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट टॉपिक क्या है सेक्सुअलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। सेक्सुअलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म में बात करें तो दो टाइप का है, एक है यूनिसेक्सुअल और दूसरा बाइसेक्सुअल। या तो यूनिसेक्सुअल हो सकता है या तो बाइसेक्सुअल हो सकता है। सर यूनिसेक्सुअल क्या होता है, तो सेपरेट मेल एंड फीमेल सेक्सेस, उसको क्या बोलेंगे यूनिसेक्सुअल। अगर मेल और फीमेल सेक्सेस दोनों अलग अलग जगह हो तो क्या बोलेंगे उसको यूनिसेक्सुअल। एग्जाम्पल का बात करें तो कॉकरोच और ह्यूमन, हम लोग कैसा है मेल अगर अलग जगह है और फीमेल अलग जगह है, मतलब मेल सेक्सेस अलग प्रेजेंट है और फीमेल सेक्सेस अलग प्रेजेंट है, इसको क्या बोलते हैं यूनिसेक्सुअल। इस कंडीशन को हम लोग यूज करते हैं टर्म डाइसियस। क्या यूज करते हैं डाइसियस। डाइसियस मतलब दो, मतलब कि दो सेक्स ऑर्गन जो होगा वो अलग अलग ऑर्गेनिज्म के पास प्रेजेंट होगा, उसको क्या यूज करेंगे टर्म डाइसियस। दूसरा टर्म है हमारे पास मोनोसियस। दूसरा टर्म क्या है मोनोसियस, जिसको किसके लिए यूज करेंगे बाइसेक्सुअल के लिए। बाइसेक्सुअल क्या होता है, बाइसेक्सुअल इज टर्म यूज्ड फॉर if male and female gamete, if male and female sex organ present on the same body, then it is known as bisexual। और इसके लिए टर्म क्या यूज करते हैं मोनोसियस। मेल एंड फीमेल आर प्रेजेंट ऑन सेम प्लांट एग्जाम्पल या फिर एनिमल। एग्जाम्पल क्या है इसका अर्थवॉर्म। इसके लिए टर्म जो यूज करते हैं वो क्या यूज करते हैं मोनोसियस या फिर हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट किसके लिए होता है बाबू एनिमल्स के लिए। अगर इसके एग्जाम्पल का बात करें एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इसमें नीट में क्वेश्चन भी आया हुआ है। क्या आया हुआ है एक बार, हाँ नीट में क्वेश्चन भी आया था इसका कि एग्जांपल्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जांपल ऑफ हर्माफ्रोडाइट। तो क्या क्या है इसका एग्जांपल स्पॉन्जेस, टैपवॉर्म, लीच और अर्थवॉर्म। क्या क्या है हर्माफ्रोडाइट का एग्जांपल क्या क्या है अर्थवॉर्म, स्पॉन्जेस, टैपवॉर्म और लीच। तो सर इसको याद कैसे रखें, इसको याद रखने का सिंपल सा ट्रिक है लिस्ट, LEAST। लीच, अर्थवॉर्म, स्पॉन्जेस, टैपवॉर्म किसका एग्जांपल है हर्माफ्रोडाइट का। किससे याद रख सकते हैं हम लोग लिस्ट, LEAST लिस्ट। नेक्स्ट बात करते हैं एनसीईआरटी में कुछ डायग्राम दिया हुआ है जहां से क्वेश्चन आता है, तो एक बार हम लोग इसको ध्यान से देख लेते हैं ताकि जब क्वेश्चन आए तो हम लोग कंफ्यूज ना हो। तो ये देखते हैं, देखिए जो पहला डायग्राम दिया हुआ है हमारे पास वो दिया हुआ है बाइसेक्सुअल अर्थवॉर्म। बाइसेक्सुअल अर्थवॉर्म आपको दिख रहा है, देखिए टेस्टिस भी है और ओवेरी है, मतलब दोनों टाइप का सेक्स ऑर्गन जो प्रेजेंट होता है इसमें उसको क्या बोलते हैं हम लोग बाइसेक्सुअल। तो अर्थवॉर्म कैसा था बाइसेक्सुअल। दूसरा हमारे पास है यूनिसेक्सुअल एनिमल कॉकरोच। यूनिसेक्सुअल एनिमल
कॉकरोच, तो बात करें देखिए हमें मेल बनाया हुआ अलग और फीमेल अलग। देखिए मेल के पास अलग टेस्टिस और फीमेल के पास ओवरी, दोनों अलग अलग, और मतलब एक फीमेल बॉडी अलग है और मेल बॉडी अलग है। उसके पास टेस्टिस प्रेजेंट है, इसके पास ओवरी प्रेजेंट है, दोनों सेक्स ऑर्गन अलग अलग ऑर्गेनिज्म के पास प्रेजेंट है। ठीक है, ऐसा कंडीशन में क्या हुआ, यूनिसेक्सुअल। अगला जो एग्जांपल, अगला जो डायग्राम दिया हुआ है, तीसरा डायग्राम, वो क्या दिया हुआ है, मोनोसियस प्लांट चारा। मोनोसियस प्लांट चारा, मोनोसियस किसके लिए यूज करते थे, बाइसेक्सुअल या यूनिसेक्सुअल? मोनोसियस किसके लिए यूज करते थे, बाइसेक्सुअल या फिर यूनिसेक्सुअल? तो किसके लिए यूज करते थे, बाइसेक्सुअल। वहीं डायसियस हम क्या बताते थे, डायसियस मतलब दो, डायसियस मतलब दो, मतलब कि दो ऑर्गेनिज्म, अगर दो ऑर्गेनिज्म है जिसके पास मेल के पास अपना एक अलग सेक्स ऑर्गन और फीमेल के पास अपना अलग सेक्स ऑर्गन है, तो इस कंडीशन में क्या यूज करेंगे टर्म, डायसियस। वही मोनोसियस में क्या हो जाएगा, दोनों अगर एक ही के प्रेजेंट है। तो चारा कैसा है, मोनोसियस। देखिए इसमें फीमेल ऊपर होता है और मेल नीचे होता है, एंथ्रीडियम और ऊपर ऊगेनियम। ठीक है, नेक्स्ट डायग्राम जो हमारे पास है वो है ये डायसियस प्लांट मर्जेंसिया। तो देखिए ये क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन दोनों डायग्राम देके आपको पूछ देगा कौन सा मेल थैलस और कौन सा फीमेल थैलस है। देखिए थोड़ा सा सजा हुआ आपको दिखेगा, क्या हो जाएगा, आर्किगोनियोफोर फीमेल वाला पार्ट, और वही मेल वाला पार्ट क्या, एंथ्रीडियोफोर। देखिए थोड़ा सा आपको दिखेगा डायग्राम में, जब एनसीईआरटी का डायग्राम देखेंगे तो आपको दिखेगा कि जो थोड़ा सा ज्यादा डेकोरेटेड फॉर्म में उसको क्या बोलेंगे, आर्किगोनियोफोर। वहीं पे जो थोड़ा सा विदाउट डेकोरेटेड वाला पार्ट होगा, जैसे तैसे होगा, उसको क्या बोलेंगे, एंथ्रीडियोफोर। ठीक है, मूव करते हैं आगे। आगे हमारे पास है मोनोसियस प्लांट। अच्छा हमको ये बात बताओ, ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन भी है कि मोनोसियस प्लांट होता है या फिर मोनोसियस फ्लावर होता है। मोनोसियस प्लांट होता है या फिर मोनोसियस फ्लावर होता है। तो बाबू आज से कंफ्यूजन दूर कर दो कि सर मोनोसियस जो होता है वो प्लांट होता है, और फ्लावर कैसा होता है, यूनिसेक्सुअल या फिर बाइसेक्सुअल। मोनोसियस कैसा होता है, प्लांट हो सकता है, प्लांट के लिए टर्म यूज होता है मोनोसियस, वहीं फ्लावर के लिए यूज होता है यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल। तो इसको हम लोग पढ़ते हैं। मोनोसियस प्लांट में क्या है, मोनोसियस मतलब सेम प्लांट, मतलब एक ही प्लांट, उसमें दो टाइप का फ्लावर हो सकता है, पहला तो बाइसेक्सुअल और दूसरा यूनिसेक्सुअल फ्लावर। या तो बाइसेक्सुअल फ्लावर हो सकता है या तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर हो सकता है। बाइसेक्सुअल फ्लावर मतलब क्या, बोथ मेल एंड फीमेल पार्ट प्रेजेंट ऑन द सेम फ्लावर। अगर मेल पार्ट भी और फीमेल पार्ट भी सेम ही फ्लावर प्रेजेंट हो तो उसको क्या बोलेंगे, बाइसेक्सुअल फ्लावर। ठीक है, अगर बोथ मेल एंड फीमेल पार्ट प्रेजेंट ऑन डिफरेंट फ्लावर, इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलेंगे, इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिसेक्सुअल फ्लावर। ठीक है, मतलब अगर मेल और फीमेल अलग अलग फ्लावर प्रेजेंट हो उस कंडीशन में यूनिसेक्सुअल, अगर एक ही फ्लावर पे मेल भी प्रेजेंट हो और फीमेल भी प्रेजेंट हो उसको क्या बोलेंगे, बाइसेक्सुअल। एग्जांपल का बात करें अगर तो कोकोनट एंड कुकुर बीट्स कैसा होता है आपका, मेज। 3 एग्जांपल, मेज, कोकोनट एंड कुकुर बीट्स एनसीईआरटी के एग्जांपल, इसलिए हमको याद भी रखना है कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर का इसका एग्जांपल क्या है, मेज, कोकोनट और कुकुर बीट्स। वहीं बाइसेक्सुअल एग्जांपल क्या है, सनफ्लावर और ब्रिंजल। मूव करें आगे, यहां तक क्लियर है, कोई डाउट है नहीं? तो मूव करते हैं डायसियस प्लांट। डायसियस प्लांट मतलब क्या भाई, दो प्लांट ही अलग अलग है, दो प्लांट ही अलग अलग है। तो उसमें क्या, उसका एग्जांपल क्या है कि पपाया और डेट पाम। क्या एग्जांपल है, डायसियस प्लांट का एग्जांपल क्या है, पपाया और डेट पाम। डायसियस प्लांट मतलब यूनिसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल ही होगा ना। मान लो कि एक प्लांट, दो प्लांट है, एक के पास मेल फ्लावर, एक के पास फीमेल फ्लावर, दोनों अलग अलग प्लांट है। उसका एग्जांपल क्या है, डेट पाम और पपाया। आपने देखा होगा कि पपाया, बहुत सारा पपाया क्या होता है, फलता नहीं है। बहुत सारा पपाया क्या होता है, आप उसको 5 साल 10 साल छोड़ दो वो फलेगा ही नहीं। क्यों नहीं फलता है, क्योंकि आपने क्या किया कि मेल पपाया तो लगा दिया, लेकिन फीमेल पपाया कहाँ से आएगा। एक्चुअली जो पोलिनेशन होता है, जो एंथर और स्टिग्मा से, जो एंथर से पोलन ग्रैंड निकलता है, स्टिग्मा पे आता है, वो किसके थ्रू आता है, या तो बर्ड्स, इंसेक्ट, एयर, यही सब के थ्रू आएगा। अब मान लीजिए कि आपने पपाया का पेड़ लगाया और लगा दिया मेल प्लांट, 2 पेड़ लाए, आपको तो पता नहीं था कि कौन सा मेल प्लांट है और कौन सा फीमेल प्लांट है। आप पपाया का पेड़ लाके लगा दिए, अब वो पपाया फल कहाँ से देगा, फल कहाँ से आएगा, पोलिनेशन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, फ्रूट बनेगा, सीड बनेगा, तभी तो होगा। अब फर्टिलाइजेशन ही नहीं हो पा रहा तो फ्लावर कहाँ से आ पाएगा। इसीलिए क्या करना, जब भी पपाया लगाइए आप देखिए कि कम से कम उसके इर्द गिर्द अगर और भी पपाया होगा, और भी पपाया होगा जो कि फल दे रहा होगा, तो आपको भी पपाया देगा। अदरवाइज उस मान लीजिए 1 किलोमीटर के रेंज में कोई पपाया का पेड़ ही नहीं है, तो कहाँ से वो फल कहाँ से देगा, आगे पोलिनेशन कहाँ से हो पाएगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मेल और फीमेल प्लांट को 2 को लगाना पड़ेगा ताकि पोलिनेशन हो पाए, क्योंकि कैसा ये मोनोसियस है।
वही बात डेट फॉर्म में भी है, बाम लिखा गया यार, डेट फॉर्म। आगे अगला टॉपिक क्या हमारा, गैमेट का ट्रांसफर। तो गैमेट का ट्रांसफर कैसे होता है, देखिए पोलन ग्रेन्स इन हायर प्लांट गैमेट ट्रांसफर थ्रू बायोटिक एजेंट एयर वाटर एक्सेट्रा। तो हायर प्लांट में क्या, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म, एंजियो एंड जिम्नो, ये सब क्या है हायर प्लांट। इसमें कैसे होता है पोलिनेशन कैसे होता है, पोलन ग्रेन का ट्रांसफर कैसे होगा, बायोटिक एजेंट के थ्रू होगा, या तो एयर करे, वाटर करे, कुछ भी करे, ठीक है। अगला बात करें हम लोग, जैसे एग्जांपल का बात करें कि एल्गी, ब्रायोफाइट, जो लोअर एनिमल्स होगा, जो लोअर ऑर्गेनिजम्स होगा, प्लांट्स होगा, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, इसमें किसके थ्रू होगा, वाटर के थ्रू होगा। क्या करता है अपना, जैसे मेल, ये मान लीजिए मेल प्लांट है, ठीक है, ये क्या किया, अपना स्पर्म रिलीज किया पानी में, ठीक है, स्पर्म मतलब क्या, पोलन रिलीज कर दिया। अब क्या हुआ, जो उसका स्टिग्मा है वो पानी के सरफेस पे है, अब पानी वाटर के थ्रू क्या आया, मेल गैमेट आया, उसका स्टिग्मा पे जाके अटैच हुआ और जाके फर्टिलाइजेशन कर लिया। तो वाटर क्या इसमें क्या हेल्प करता है, वाटर किसमें, फर्टिलाइजेशन में, ठीक है। तो गैमेट ट्रांसफर या तो बायोटिक हो सकता है या तो एबायोटिक हो सकता है। इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग, किसमें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में। तो टेंशन नहीं लेना है कि सर ऐसे से ऊपर से पढ़ा दे रहे हैं, आगे हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। बस इस चैप्टर में जितना दिया है उस चैप्टर को उतना ही पढ़ते हैं, ताकि नेक्स्ट चैप्टर के लिए हम लोग पास कुछ बचे, है कि नहीं। दूसरा टॉपिक है फर्टिलाइजेशन। अब हमको एक चीज बताओ कि क्या फर्टिलाइजेशन और सिंगेमी एक ही चीज है, क्या फर्टिलाइजेशन और सिंगेमी दोनों एक ही चीज है या फिर अलग अलग चीज है। तो वो फर्टिलाइजेशन क्या है, पूरा इवेंट्स है। फर्टिलाइजेशन क्या है, पूरा इवेंट है। जैसे बात किया जाए शादी का, तो शादी में क्या जो वरमाला होता है वही शादी थोड़े होता है, या सिंदूर लगाना है शादी थोड़े होता है, पूरा प्रोसेस होता है। तो पूरा प्रोसेस को शादी बोलते हैं, उसमें एक पार्ट है वरमाला या फिर सिंदूर लगाना। उसी टाइप का क्या है फर्टिलाइजेशन, क्या है एक पूरा प्रोसेस है, जिसमें कैपेसिटेशन आएगा, सब कुछ आता है उसमें प्रोसेस। जैसे उसको कैसे जाके अंदर जाएगा स्पर्म एग के अंदर, सारा प्रोसेस को क्या बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। उसमें सिंगेमी एक पार्ट है, जिसमें क्या होता है मेल और फीमेल का गैमेट का फ्यूजन होता है। समझ में, ये फर्टिलाइजेशन सिंगेमी नहीं है, सिंगेमी फर्टिलाइजेशन का एक पार्ट है। इसको कंफ्यूजन में नहीं रखना है, सिंपल सा बात है कि सिंगेमी क्या है, इसका एक पार्ट है फर्टिलाइजेशन का। सिंगेमी क्या है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। सिंगेमी क्या है, मेल एंड फीमेल गैमेट का फ्यूजन। फर्टिलाइजेशन एंड सिंगेमी आर नॉट सेम। फर्टिलाइजेशन एंड सिंगेमी आर नॉट सेम। पूछ सकता है नीट में क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर फॉल्स, और उसमें या फिर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आजकल तो ट्रेंड हो गया नीट का, क्या ट्रेंड हो गया है कि क्वेश्चन जो भी आएगा, आप देखिएगा मैक्सिमम क्वेश्चन जो नीट में आ रहा है तो मैच ऑफ द फॉलोइंग, या तो हाउ मेनी ऑफ दीज आर करेक्ट, या तीसरा टाइप का क्वेश्चन जो बन रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। करेक्ट नहीं पूछ रहा आजकल आपसे, या फिर वो टाइम चला गया जब आप सिंपल से आते थे, चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन टिक मार के आते थे। आपको चारों ऑप्शन क्लियरली आना चाहिए। उसमें से मान लीजिए एक ऑप्शन ये भी दे दिया कि फर्टिलाइजेशन एंड सिंगेमी आर सेम, नॉट को हटा दिया और पूछ दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट, तो ये हो जाएगा। तो ये सब आपको छोटा छोटा पॉइंट ध्यान रखना है, ठीक है। अगला पार्ट है सिंगेमी इज अ प्रोसेस इन फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में का प्रोसेस एक, सिंगेमी और फर्टिलाइजेशन सेम नहीं है। अब फर्टिलाइजेशन या तो एक्सटर्नल हो सकता है या तो इंटरनल हो सकता है, या तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा या तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा। मतलब क्या कि मान लीजिए जैसे फिशेज में क्या होता है, एग है उसके ऊपर आया अपना स्पर्म आया, कोई फिश स्पर्म लगाया, स्पर्म ऊपर से दिया तो क्या हो जाएगा, वो फ्यूजन हो गया। तो कैसे हो गया, वो एक्सटर्नल हो गया। वहीं इंटरनल में बात करें से मान लीजिए ह्यूमन्स के केस में क्या होता है, ह्यूमन्स के केस में क्या होता है, स्पर्म आपको एक पूरा प्रोसेस के थ्रू होता है, जाके फॉलोपियन ट्यूब में जाके फ्यूजन होता है, तो कैसा हो जाएगा इंटरनल। मतलब अगर इंटरनल फ्यूजन होगा तो उसको क्या किसमें देखने को मिलेगा हम लोग को, ह्यूमन्स में। वो एक्सटर्नल फ्यूजन किसमें देखने को मिलेगा, फ्रॉग में, ठीक है। आगे डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग, टेंशन नहीं लेना है, जो फीमेल प्रोडक्शन पढ़ेंगे। तो अभी के लिए बस इतना याद रखना कि फर्टिलाइजेशन दो टाइप का होता है, एक होता है एक्सटर्नल, एक होता है इंटरनल। अगर बॉडी के अंदर हो तो इंटरनल, बॉडी के बाहर हो तो एक्सटर्नल। अगला टॉपिक है पार्थेनोजेनेसिस। अगला टॉपिक क्या है, पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म विदाउट फर्टिलाइजेशन। बिना फर्टिलाइजेशन के जो ऑर्गेनिज्म बनेगा उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, पार्थेनोजेनेसिस। जैसे कि
एक से न्यू ऑर्गेनिज्म को बनना ही क्या है, पार्थेनोजेनेसिस। हम लोग कहाँ देखे थे, तो जो मेल बन रहा था हनी बी का, जिसको ड्रोन बोल रहे थे, वो किससे बन रहा था, पार्थेनोजेनेसिस से। एग्जाम्पल का बात करें तो रोटीफर्स, हनी बी, टर्की एंड सम लिजार्ड्स, है कि नहीं। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, आपको एज इट इज याद रखना है, नीट में एज इट इज पूछ देगा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ पार्थेनोजेनेसिस, चारों ऑप्शन में से 3 दे देगा, एक दूसरा ऑप्शन दे देगा, आपको इतना आना चाहिए। मूव करते हैं आगे। अगला टॉपिक है हमारे पास पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में क्या, अब देखिए प्री फर्टिलाइजेशन में गैमेटोजेनेसिस हो गया, गैमेट ट्रांसफर हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया, सिंगेमी हो गया उसमें। पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या, जायगोट का फॉर्मेशन, जायगोट का फॉर्मेशन हुआ, उससे क्या बनेगा, एम्ब्रियो। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस क्या हो गया, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम जायगोट, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम जायगोट। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, एम्ब्रियोजेनेसिस। अब बोल रहा है ऑन द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, ऑन द डिपेंडिंग ऑन द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इट इज ऑफ 2 टाइप। कौन कौन सा टाइप का हो सकता है, या तो ओविपोरस हो या तो विविपेरस हो, या तो अंडा देने वाला ऑर्गेनिज्म हो या तो गिविंग बर्थ टू न्यू ऑर्गेनिज्म, जो कि यंग वंस को प्रोवाइड करे। जैसे कि ह्यूमन के केस में क्या होता है, न्यू बेबी को बॉर्न देते हैं हम लोग। बर्थ के केस में क्या होता है, एग लेइंग करते हैं। तो ओविपोरस क्या होता है, जो कि अंडा देते हैं, एग लेइंग बर्ड्स। वहीं अगर विविपोरस की बात करें तो क्या होगा, गिविंग बर्थ टू यंग वंस। इसका एग्जाम्पल क्या है, ह्यूमन। इसमें बात करें तो बर्ड्स या फिर एम्फीबियंस। ऑन द डिपेंडिंग ऑन द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो 2 टाइप का होता है। क्या क्या होता है आपका, पहला तो होता है ओविपोरस और दूसरा विविपेरस। क्लियर है। आगे मूव करते हैं। प्लांट्स में बात करते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन में, तो क्या क्या होता है बाबू, जायगोट से बना आपका एम्ब्रियो, जायगोट से क्या बनेगा, एम्ब्रियो। ओवरी से क्या बनेगा, फ्रूट, ओवरी से क्या बनेगा आपका फ्रूट, ओव्यूल से क्या बनेगा, सीड। तो ये हो गया पोस्ट फर्टिलाइजेशन इन प्लांट। इसको याद रखना है कि जायगोट से एम्ब्रियो, ओवरी से फ्रूट, ओव्यूल से सीड। मैं चाहता हूँ फॉलोइंग में क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी। तो ये हमारा चैप्टर खत्म हो गया है, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। इसको अच्छे से देखिए, वीडियो को अच्छे से देखिए। 3 लेक्चर में हम लोग इसको खत्म किए। मैक्सिमम आपका 1 घंटा से 1 घंटा 15 मिनट 20 मिनट तक का वीडियो है, सारा लेक्चर मिला के। अच्छे से वीडियो देखिए, अच्छे से एनसीईआरटी पढ़िए, 1 से 2 बार एनसीईआरटी पढ़िए, नोट्स बनाइए, रिवीजन कीजिए। उसके बाद आइए एनसीईआरटी सीरीज में, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन सीरीज में एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन कीजिए। देखिए कि क्या हमने जो पढ़ा वो सच में हम लोग पढ़े कि नहीं पढ़े। देखिए बुक खोल के सामने रख देने से पढ़ाई नहीं होता है। बुक खोल के सामने रख देने से अगर पढ़ाई होता तो सब डॉक्टर बन जाता। आप बुक खोल दीजिएगा और फ़ोन चला रहिएगा, उसको कोई मतलब नहीं पढ़ने का। आप लेक्चर देखिए, एनसीईआरटी पढ़िए, जाके एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन का प्रैक्टिस करने के बाद फिर से जाके एनालाइज कीजिए कि कितना क्वेश्चन सही होता है, कितना क्वेश्चन गलत होता है आपका। अगर 90 to 95% स्कोर आपका आ रहा है तो आप सही ट्रैक पे हो, आप नेक्स्ट चैप्टर में मूव कर सकते हो। अदरवाइज आप फिर से वही चैप्टर में आइए। सर 90 to 95% आप क्यों बोल रहे हैं, हम लोग टारगेट भी तो 340 प्लस का है। ऐसा तो है नहीं कि हम लोग 280 या 300 का टारगेट लेके चल रहे हैं। बाबू सिंपल सा बात ये भी है कि अगर 340 नहीं आ रहा है या फिर 320 प्लस नहीं आ रहा है नीट बायोलॉजी में, तो सिलेक्शन भी नहीं होगा। ये सच्चाई है यार। यहाँ आके हम ऐसा नहीं बोल देंगे कि मेरा वीडियो देख लो, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन कर लो हो जाएगा, यूट्यूब पे आके शॉर्ट्स देख लो हो जाएगा, ऐसा नहीं है। वर्क हार्ड तो करना पड़ेगा। 20 लाख के स्टूडेंट में 8000 में आपको अगर आना है तो वर्क हार्ड तो करना ही पड़ेगा। कीजिए वर्क हार्ड, हम कर रहे हैं, आप भी कीजिए। आप क्यों नहीं कीजिएगा? अगर हम आपके लिए इतना कर रहे हैं तो आप भी तो बदले में हमको कुछ दीजिए। कहाँ से मोटिवेशन मिलेगा हमको यहाँ आके लेक्चर बनाने का? अगर आपके लिए हम कर रहे हैं तो आप भी तो मेरे लिए कीजिएगा। कमेंट करके बताइए कि एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन जो है उसमें कितना आपका नंबर आता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या कर रहे होंगे, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन कर रहे होंगे। और एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन के बाद हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी नहीं छोड़ेंगे। प्रॉमिस किया है तो उसको निभाएंगे भी कि एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन के बाद हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पास भी जाएंगे। अब एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन करके जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जाते हैं तो हमको ये पता चलेगा कि क्या सर सच में बोलते हैं कि एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी। आखिर हमने तो बोल दिया कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जितना भी क्वेश्चन आता है वो आता है एनसीईआरटी से। तो कैसे पता चलेगा? जब आप एनसीईआरटी पढ़ के जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाओगे तब तो। आप एनसीईआरटी पढ़े, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन को प्रैक्टिस किए, अगर उसी टाइप का क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर में भी देखने मिल रहा है, इसका साफ साफ मतलब ये है कि हाँ
जैसा एनसीईआरटी में दिया वही क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आता है, अगला क्वेश्चन भी वही आएगा, कोई अलग थोड़ा हो जाएगा। बाबू कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाना है, कोई दिनेश, महेश, प्रदीप, कोई भी बुक, हम ये नहीं बोल रहे कोई बुक के बारे में, बट कोई भी बुक पढ़ने से पहले आप ये सोच लीजिएगा कि जो नीट में क्वेश्चन आएगा क्या उस बुक को पढ़ने से आएगा या फिर एनसीईआरटी पढ़ने से आएगा। सिंपल सा बात है, फोकस करना है क्वेश्चन पे कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है। आप 10 बुक पढ़िए उससे कोई फायदा नहीं होगा, एक बुक को 10 बार पढ़िए उससे ज़्यादा फायदा होगा। एनसीईआरटी को बार बार पढ़िए, जितना बार पढ़ सकते उतना बार पढ़िए। अगर 10 बार पढ़ लिए तो 10 बार और पढ़ लीजिए, 20 बार पढ़ लिए तो 20 बार और पढ़ लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही आना है। इतना हम एश्योर कर रहे हैं कि एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आएगा, एनसीईआरटी से बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। आप देखिए तमिलनाडु और कर्नाटक गवर्नमेंट जाके केस कर दिया है कि हम लोग अपना स्टेट का अलग एग्जाम लेंगे, जबकि नीट का लेवल इतना गिर चुका है उसके बावजूद भी। सही बता रहे हैं, आप अगर नीट और जेईई के एस्पिरेंट्स हैं और आपको लग रहा है कि नीट और जेईई बहुत टफ है, तो आप जाके देखिए रेलवे और एसएससी के एग्जाम में, जहाँ 1-1 करोड़ बच्चा भर रहा है फॉर्म और 2-2 साल तक रिजल्ट ही नहीं आ रहा है। बहुत गंदा सच्चाई है ये कि नीट और जेईई उतना टफ एग्जाम नहीं है। अभी आपको टफ लग रहा होगा क्योंकि आप उस टाइप से मेहनत नहीं कर रहे। जाके देखिए एसएससी और रेलवे और बाकी सब एग्जाम में, जहाँ आपको 30,000 का जॉब में 12-12 घंटे का ड्यूटी देगा, बात बोलने का तो गवर्नमेंट जॉब रहेगा, लेकिन आप लाइफ से खुश कभी नहीं रह पाइएगा। बहुत अच्छा मौका मिला है, इस मौके का फ़ायदा उठाइए। जब आप बायोलॉजी ले लिए थे उसी टाइम आप एक अलग फील्ड चुन लिए थे, और इस फील्ड को अगर चुन ही लिए तो क्यों ना हम अच्छे से मेहनत कर ले। पढ़ना तो है ही, अगर आपसे नीट नहीं होता तब कुछ तो कीजिएगा, अगर नीट नहीं भी होगा तब कुछ तो कीजिएगा। तो क्यों ना जो कुछ करने से बेहतर है अगर हम इस फील्ड को चुन लिए हैं, अगर इसमें अपना 100% डेडिकेशन के साथ मेहनत करते तो क्यों नहीं होगा। क्या ही करना है, एनसीईआरटी को पढ़ना है। एनसीईआरटी बायोलॉजी का बात कर रहे हैं, अगर एनसीईआरटी को पढ़ना है, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन करवा दे रहे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा दे रहे, आपको और कुछ करना ही नहीं है। तो फोकस हो जाइए, जाके लेक्चर देखिए, नोट्स बनाइए, एनसीईआरटी को पढ़िए, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कीजिए। इतना कर लेते हैं और उसके बावजूद भी अगर आपको लगता है कि सर तो इतना ही क्वेश्चन करवाएं, तो आप नंबर पे मैसेज कीजिए, आपको और भी क्वेश्चन मिलेगा। अगर उसमें क्वेश्चन में भी अगर आपको डाउट होता है तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी मिलेगा। अगर सॉल्यूशन से भी आपको डाउट है, आप नंबर पे कॉल कीजिए, आपसे डायरेक्टली बात करेंगे, आपको डायरेक्टली समझाएंगे कि क्या आपको दिक्कत आ रहा है। हम हर तरफ से आपके साथ हैं, आप मेरा साथ दीजिए और एक अच्छे डॉक्टर बनिए। देश को सच में ज़रूरत है एक अच्छे डॉक्टर का। कभी आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके देखिए तो आपको पता चलेगा कि क्या सच में ज़रूरत है कि नहीं। अब अपने घर गांव फैमिली में देख रहे होंगे कितना लोग बीमार पड़ रहा है, तो एक मोटिवेशन बनाइए ना आप खुद में, एक मोटिवेशन खुद में बनाइए कि क्यों ना इस जो भी आदमी, जो भी एक नया इंसान है उसका हेल्प हम कर पाए। दिल से अच्छा लगेगा जिस दिन आप किसी का हेल्प करोगे। हमको अच्छा लग रहा है कि हम आपको पढ़ा रहे आके, एक प्रॉपर कंटेंट दे रहे हैं, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन करवा रहे हैं, पीवाईक्यू करवा रहे हैं, लेकिन हमको और अच्छा कब लगेगा, जब आप उस चीज़ को फॉलो कीजिएगा, जब आप हम जो बता रहे हैं उसको फॉलो कीजिएगा। अगर नहीं मार्क्स आता तो हमसे मिलिए ना, कहीं नहीं आएगा मार्क्स। बस बायोलॉजी की बात नहीं करें, आप केमिस्ट्री फिजिक्स में भी एक कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में फोकस कीजिए, किस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, कंटेंट पढ़िए, प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस ही आपको सक्सेसफुल बनाएगा। टारगेट कीजिए डेली का कम से कम 20 क्वेश्चन बायोलॉजी का करना ही करना है, एक टॉपिक पढ़ना ही पढ़ना है। खत्म कीजिए इस टॉपिक को पढ़ के और एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन में आपको मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।